अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। और कल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो 9 मई के वाक़यात के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसकी खबरियत बहुत ज़्यादा है। कल उस्मान डार साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये बात की कि 9 मई के जो मास्टरमाइंड थे, सारी प्लानिंग थी, इमरान खान को कॉन्फिडेंस में लेके की गई। जब उनसे पूछा गया कि क्या फ़ौज मुखालिफ नैरेटिव बनाना भी इमरान खान की प्रायोरिटी थी, तो उसमें वो अनशोर नज़र आए। लेकिन एटलीस्ट 9 मई को जो हमले हुए फ़ौजी तनसीबात के ऊपर, जिस तरह से लोग वायलेंट हुए, उसके बारे में उन्हें पूरा यकीन था कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी से भी हुआ है। जब से ये वाक़यात हुए ये बात बहुत वाज़ेह है कि इमरान खान ने यही रिएक्ट किया कि अगर आप मुझे जेल में डालेंगे तो एक रिएक्शन तो आएगा। लेकिन इस इंटरव्यू, इस मखसूस इंटरव्यू की टाइमिंग और इसकी कंडक्शन के हवाले से सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये इंटरव्यू टीवी पे एयर हो जाना चाहिए था। ये जितनी सेंसिटिव मालूमात थी कि वो चीफ ऑफ आर्मी साहब को हटाना चाहते थे, या ये फ़ौजी तनसीबात पे हमले की बाकायदा प्लानिंग हुई थी और मज़ीद हमले भी किए जाने थे। इसमें एक जर्नलिस्ट के हवाले से आप दो तरह से काम कर सकते हैं। एक तो जर्नलिस्ट हमेशा इस कोशिश में रहता है कि उसको कुछ ऐसी खबर मिले जो कि रेलिवेंट हो, जो प्रॉक्सिमिटी में आती हो। तो कोई भी जर्नलिस्ट को अगर ये इंटरव्यू करने का मौका मिलता तो वो ज़रूर उसको करना चाहिए। तो एक तो सोशल मीडिया पे बहुत एतराज़ हो रहा है इस इंटरव्यू के ऊपर, ये इंटरव्यू हुआ ही क्यों है। मुझे लगता है कि जब आप किसी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को ढूंढ रहे होते हैं तो समटाइम्स यू हैव टू बी डेविल्स एडवोकेट। अपने गेस्ट के मुंह से ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम कभी उसको ज़्यादा बोलने का मौका देते हैं, कभी उसे कम इंटरप्ट करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करते हैं, क्योंकि एक इंटरव्यू का मकसद ही होता है कि आप उसमें से क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो जो लोग कामरान शाहिद साहब के इस इंटरव्यू पर एतराज़ करेंगे इंटरव्यू ही क्यों हुआ, वो मुझे लगता है कि वो एथिकली भी बिल्कुल कन्विंसिंग बात नहीं है, क्योंकि कोई भी जर्नलिस्ट आएगा कि उसको ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिले। माजी में हमने एहसान के इंटरव्यूज भी होते हुए देखे, तो हम उस्मान डार का इंटरव्यू क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बुनियादी सी बात थी जिसकी क्लैरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि क्या इतने सेंसिटिव मैटर्स का इंटरव्यू होना भी चाहिए या नहीं। एज लॉन्ग एज आप कोई बहुत बड़ा एजेंडा फॉलो नहीं कर रहे और एज लॉन्ग एज आपने किसी से पैसे नहीं लिए हुए, तो आपका पूरा हक है कि आप सवाल पूछें और आपके आगे कोई भी मेहमान हो। लेकिन इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के हवाले से कुछ सवाल ये उठते हैं कि उस्मान डार साहब थे कहाँ, अगर वो अपनी मर्ज़ी से गायब हुए थे या वो अभी इस कश्मकश में थे कि उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। तो फिर सिंध के वज़ीर आला ने ये बयान क्यों दिया कि वो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये एक बहुत बड़ा लकूना है जिसको हम सिर्फ इंक्वायरी के तहत या इसके अगर अथॉरिटीज़ क्लियरली जवाब दें तो तभी क्लियर हो सकता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में जितना मीडिया के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट है, इदारों के अंदर एक इनसिक्योरिटी है, ट्रस्ट डेफिसिट है, एक दूसरे के ऊपर बहुत खुल के एतमाद से आप बात नहीं कर सकते, उसको ओवरकम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस्मान डार साहब ने जो एग्जैक्टली कहा है उस पर मज़ीद उसको अथॉरिटीज़ को चेकआउट ज़रूर करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि उस्मान डार साहब कभी से बरी ज़माने नहीं हो सकते कि सब इमरान खान ने किया। उनके अपने वीडियो बयानात मौजूद हैं, वो किस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को, प्लेटें तोड़ रहे हैं कि इनकी कमर तोड़ दें आप। तो ये उस्मान डार ने अपना हिस्सा तो डाला। अब ये इमरान खान की बदकिस्मती है कि उन्होंने शायद अच्छा किया, बुरा किया, लेकिन साथी उनको ऐसे ही मिले जो उनके लिए ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सके। लेकिन उस्मान डार इससे बरी ज़माने नहीं हो सकते। क्या वो इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि वो लोगों को प्रोवोक कैसे कर रहे थे। आप कैसे किसी को मारने के लिए प्रोवोक कर सकते हैं, लोगों को वायलेंस के लिए प्रोवोक कर सकते हैं, डंडे उठाने के लिए प्रोवोक कर सकते हैं। और साथ में फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ जर्नलिस्ट भी हैं जो अक्सर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। हम नहीं इस तरह की टोन इख्तियार कर सकते जब हम ये चाहें कि मामलात मज़ीद ख़राब ना हो। और ऑलरेडी पोलराइज सोसाइटी में इतने इर्रेस्पॉन्सिबली बयानात नहीं देने चाहिए। उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद ये तो बात बहुत क्लियर है कि इमरान खान को लेके अब कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन इमरान खान के जो साथी एक एक करके उनसे अलग होकर बयानात दे रहे हैं, ये इमरान खान की भी नाअहली थी कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखा जिन्होंने कभी अच्छा मशवरा नहीं दिया। और इमरान खान चूँकि बज़ाते खुद एक एग्रेसिव इंसान है, वो जल्दबाज भी हैं और उनसे भी गलतियाँ हुई। लेकिन कल के इंटरव्यू के बाद कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी स्ट्रैटेजी चेंज होगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, हम इंटरव्यूज़ होंगे। जो भी होगा इसका असर इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल पे पड़ेगा। और पाकिस्तान में जो इलेक्टेबल्स हैं या जो लोग सियासत में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमेशा से सियासत में किसी न किसी की बैक ढूंढने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी डायनामिक्स ही ऐसी है। चाहे वो असद उमर हों, चाहे वो उस्मान डार हों, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी अगर जेल से बाहर आएँ वो हों, सबको एक सपोर्ट ज़रूर चाहिए होती है। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद
सियासी जमातें, कम से कम नून लीग ये ज़रूर मान गई है कि इस्टेब्लिशमेंट का अपना किरदार है, वो अपना किरदार अदा करेंगे, सियासी जमातें अपना किरदार अदा करेंगी। और इस सब में ऐसे इंटरव्यूज़ की टाइमिंग इसलिए आम हो जाती है कि ये बात पहले क्यों नहीं की गई। एक और बहुत अहम डेवलपमेंट जिसके हवाले से हम आज बात करेंगे, आदिल राजा साहब एक यूट्यूबर हैं। मैं उनके बारे में इतना ही इनिशियली तारुफ करवा सकती हूँ कि वो एक यूट्यूबर हैं, उससे पहले कुछ साबिक फ़ौजी ऑफिसर रहे हैं। यूट्यूब के बारे में मेरा एक बड़ा पर्टिनेंट एंड क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूट्यूब पे आने वाला कोई भी कंटेंट आप इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले सकते अनटिल एंड अनलेस वो एक बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट की तरफ से आ रहा हो, वो किसी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ से आ रहा हो। लेकिन रैंडमली अगर आप अपने ड्राइंग रूम से वीडियो बनाएं, आप अपने बेडरूम से वीडियो बनाएं, आप कुछ भी कहना शुरू कर दें, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी वो क्रेडिबिलिटी रहती है अगर आप कैमरा के सामने कुछ भी बोलना शुरू कर दें। हमारे बहुत से सहाफ़ियत जाते हैं जो यूट्यूब में हैं, उनकी प्रोफाइल लोगों को पता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके काम लोगों को पता है, वो जो बात करें तो समझ भी आता है। लेकिन एक रैंडमली कोई भी बात करना शुरू कर देगा, कोई रिटायर्ड ऑफिसर है या कोई फौज से निकाला गया, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के इदारे इतने कमज़ोर नहीं हैं और ना ही उन्हें समझना चाहिए कि वो किसी के भी दिए गए एक स्टेटमेंट से जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है उससे बॉदर होंगे। लेकिन फिर भी कल हमारे मीडिया पर ये बहुत डिस्कस हुआ कि उसके बरतानिया से कांटेक्ट करना चाहिए, उसको सज़ा दिलवानी चाहिए, वो रॉ का एजेंट है, उनकी ऑडियो लीक्स हुई हैं। ऑडियो लीक्स के मामले में एक बड़ा प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप उनकी फॉरेंसिक करवाएं, आप ज़रूर बरतानिया से रब्ता करें और आदिल राजा साहब को कटहरे में लेके आएँ। लेकिन सबसे पहले सवाल ये कि क्या हमें इनसे बॉदर होना चाहिए? क्या पाकिस्तान की तवज्जो, अथॉरिटीज़ की तवज्जो पाकिस्तान की खुशहाली की तरफ सिर्फ नहीं होनी चाहिए? क्या इदारों को मजबूत करने की तरफ नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इस वक्त बहुत सारे महाज खुल गए हैं। आप अफगान महाजरीन को भी सेटल डाउन करना है, उनके हवाले से भी एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी है, मीशत को भी सेटल डाउन करना है, IMF को भी मुतमिन करना है, ये भी कोशिश करना है कि आगे मुस्तक़बिल में IMF के पास ना ही जाना पड़े, चाइना की ग्रुप में भी शामिल होना है, CPEC पे भी काम करना है, SIFC पे भी काम करना है, इन्फ्लेशन भी नीचे लेके आनी है, डॉलर भी नीचे लेके आना है, इंडिया से भी हर महाज में मुकाबला करना है। तो फिर मुझे लगता है कि एज अ पाकिस्तानी, एज अ जर्नलिस्ट एंड एज अ थिंकर, आई बिलीव कि फिर छोटी छोटी लड़ाइयाँ इग्नोर भी की जा सकती हैं। और आदिल राजा को जितनी अहमियत दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि नहीं देनी चाहिए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के हर प्रोग्राम में जी डिस्कस हो रहा है क्या उसके खिलाफ होना चाहिए, क्या उसके खिलाफ होना चाहिए। तो इस तरह तो ट्विटर पे बेतहाशा अकाउंट्स हैं, फिर आप एक एक बंदे को जाके पकड़ेंगे। सबसे बड़ी शटअप कॉल ये हो सकती है कि आप अपना काम करें, सारे इदारे अपना काम करें। जब उन्हें पता लगेगा कि ये सिर्फ किसी के कहने से इस मुल्क को फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ किसी के जुमला कह देने से इनके इदारों को फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसी आवाज़ें वक्त के साथ साथ खुद ही बंद हो जाएंगी। एक और अहम इशू जिससे बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कहा गया कि पाकिस्तान की सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स लगाएं। बिल्कुल सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स लगाएं। अगर हर पाकिस्तान में $200 या $300 मिनिमम आपके एक पाकिस्तानी की सैलरी है और उसमें फिर बेचारा इन्फ्लेशन को भी टैकल कर रहा है, आप ज़रूर टैक्स लगाएं। लेकिन अगर 50,000 से नीचे वाले बंदे पे टैक्स लगाएंगे तो ये एनिग्मा रहा है जब से पाकिस्तान बना है कि पॉलिटिकली और मईशत के तौर पे सिर्फ पाकिस्तान की मिडिल क्लास के हवाले से पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। कभी आपको रिटेलर्स अकाउंटेबिलिटी में नज़र नहीं आएंगे, एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स आपको नज़र नहीं आएंगे। जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए एग्रेसिव स्टेटमेंट आपको मिलेगी तो सही, लेकिन क्या कोई बाकायदा स्ट्रैटेजी है उस पर आपको काम होता हुआ नहीं दिखाई देगा। पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसी मल्टीनेशनल्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो उन पर डायरेक्ट टैक्स लगने की बात ही नहीं होती। IMF बार बार ये कह चुका है कि आप इन्फ्लेशन नीचे लेके आएँ और अपने मजबूत तबके के ऊपर टैक्स लगाएं। लेकिन पाकिस्तान में हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं, हम इस बात पे खुश हो जाते हैं कि फ़लाँ जगह से पैसा आ रहा है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन का होमवर्क जब तक हमारे पास बेहतरीन नहीं होगा, हम अपनी सैलरी क्लास को इस बोझ से नहीं बचा सकते। और लगता ही है कि आने वाले एटलीस्ट 1-1.5 साल में सैलरी क्लास के ऊपर हम मेरे और आपके ऊपर ही ज़्यादा बोझ आएगा और जो बड़े मजबूत तबके हैं उस पर नहीं आएगा। क्योंकि जब पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर, अकाउंटेबिलिटी कमेटीज़ के अंदर किसी ने बात की है कि इसकी मराहत ख़त्म की जाएँ या इस पर टैक्स लगाया जाए, तो वो या तो ऑफ द रिकॉर्ड उस मामले को ख़त्म कर दिया गया, वो फाइलें बंद हो जाती हैं। तो ये एक अगर वर्ल्ड बैंक ने कहा है तो आप अथॉरिटीज़ को चाहिए, और निगरान गवर्नमेंट तो बड़ी कंसर्न नज़र आती है इकॉनमी को लेकर, उनको चाहिए कि वो इस सजेशन को हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं करें और इसके हवाले से कोई मुतबादिल पॉलिसी बनाए। और आखिर में एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो कि पाकिस्तान को आंसरेबल कर सकती है बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे अफगान तालिबान के साथ आपके ताल्लुकात हों। और रिसेंटली पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में 14 से 24
हमले हुए हैं जिनमें पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को एक कंसर्न रहा कि वो जो दहशतगर्द थे वो अफ़गानिस्तान से आए थे, और अफ़गानिस्तान का कम से कम एक बड़ा हिस्सा है बॉर्डर का जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अफ़गान तालिबान खुद लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हम उसकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं? इस सारे सिचुएशन में अगर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ये कहें कि जो अनडॉक्यूमेंटेड पाकिस्तानी लोग हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं, जिनके पास आईडीज़ कार्ड नहीं है, जिनके पास रजिस्टर्ड सिम्स नहीं है, वो मुल्क छोड़ के जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी और सिक्योरिटी दोनों पे बोझ हैं। ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। मेरा ख्याल है किसी भी सोवरेन मुल्क का ये पूरा हक है कि वो ये जाने कि उसके मुल्क में कौन कहाँ से रह रहा है, कौन कैसे आ रहा है। लेकिन चूंकि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत बहुत सारे फ्रंट्स पर लड़ रही है, बहुत, चाहे वो सिंध के डाकू हैं, इकॉनमी है, चाहे वो किसी सियासी जमात के हवाले से इकदाम करने हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है, उनको ठिकाने लगाना है। लेकिन इस तरह की चीज़ों में मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कि प्रायोरिटाइज कर देना चाहिए था। सब कुछ आप इकट्ठा खोलेंगे तो सिस्टम में तब्दीली नहीं आ सकती। शायद 1 बाय 1 करके होमवर्क होता, इसको चॉक आउट कर लिया जाता तो ज़्यादा ये बेहतरीन चीज़ होती। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे माहिदों का पाकिस्तान सिग्नेचर किया हुआ है, और क्या पाकिस्तान के लिए वाकई इतना आसान होगा कि अफ़गान जो हमारे अफ़गान भाई हैं जो कि किसी भी तरह पाकिस्तान के ऊपर बोझ हैं, क्या ये आसान होगा उनको वापस भेजना, या पाकिस्तान के लिए ये आसान होगा कि उनको किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज कर देना? क्योंकि हमारे यहाँ तो अब पाकिस्तानियों की अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, तो अफ़गान्स को एडजस्ट पाकिस्तान कैसे करेगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। 4.4 मिलियन अफ़गान इस वक्त पाकिस्तान में है। 79 से लेके 1979 से लेके 223 तक 3 मिलियन से फिगर ऊपर आता रहा। इस वक्त जिन पर्टिकुलर अफ़गान्स के बारे में बात हो रही है वो 1.7 मिलियन है। तकरीबन 1 माह का वक्त दिया गया है कि आप लोग वापस चले जाएं, लेकिन माजी में भी इस तरह के ऐलानात हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा ये कितना इस पर इफेक्टिव होगा ये देखना होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।